ओल्ड नाम का आदमी अपनी कार में बैठकर ट्रैफिक सिस्टम को गालियां दे रहा है कि इतने में उसने न्यूज में देखा कि नॉर्थ कोरिया के कई हिस्सों में भारी भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है, जिसके चलते वहां पर कई भारी नुकसान हुआ है, कई सारे लोग मारे जा चुके हैं। इससे ज्यादा वो कुछ और सुन पाता कि इतने में पीछे से गटर के ढक्कन उड़ने शुरू हो जाते हैं, जमीन कांपने लगती है। कुछ ही देर में लोगों को पता चल गया कि तेज भूकंप आया है, इसीलिए वो लोग जहां तहां भागने लगते हैं। ओल्ड की कार में एक ढक्कन आकर गिरता है, पर उसकी किस्मत अच्छी थी, उसकी ऊपर नहीं बल्कि कार के पीछे वाले हिस्से को नुकसान हुआ। लेकिन वो ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता किसी के आने का, इसीलिए उसने खुद की कार को रॉन्ग टर्न में घुसा दिया और भागना शुरू किया। जब उसे लगा कि वो सेफ है तो उसने कार को साइड में रोका और वहां से सड़कों को तबाह होते हुए देखने लगा। लेकिन अगले ही क्षण उसे समझ में आया कि उसका यहाँ रुकना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि उसी समय की इमारत जो पूरी शीशे की बनी थी वो ढहने लगती है। ये मंजर इतना ज्यादा भयानक कि जो भी कोई लोग साइड में भी खड़े थे वो भी डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं, जिसके कारण उसकी जान चलेगी। लेकिन ओल्ड की किस्मत अच्छी थी कि सही समय पर उसने सही रास्ता चुना और खुद को बचा लिया। ये न्यूज हर तरफ फैल गई, शहर में तेज भूकंप के झटके आए। इसका सीधा वेन्यू बैकडोंग माउंटेन था, जिस पर एक एक्टिव वोल्केनो मौजूद है। उसके फटने का कारण 8.7 का भूकंप आया है, जो किसी देश को हिला सकता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये पूरा देश तुरंत इमरजेंसी में चला गया, जिसके चलते 3 सुपर पावर सबसे पहले हरकत में आए। उन्होंने अपने बॉर्डर पर तैनाती बढ़ा दी। अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात कर दिया। चीन ने अपने बॉर्डर पर दुगनी फोर्स को तैनात कर दिया। वहीं दक्षिण कोरिया ने ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस को आर्म कर दिया, ताकि किसी को भी तरह की कोई गतिविधि ना हो, ना ही कोई इस आपदा का फायदा उठाए। दूसरे सीन में हम प्रोफेसर कैन को देखते हैं, जो एक जियोलॉजिस्ट है। उन्होंने आज से तकरीबन 3 साल पहले बैकडोंग माउंटेन पे उसी ज्वालामुखी के बारे में सबको आगाह किया था, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी और आज पूरा देश बर्बाद होने की कगार पर है। अगर वो ज्वालामुखी फिर फटा तो इस बारी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी प्रोफेसर के पास जाकर कहती है कि उन्हें बुलाया गया है, लेकिन वो इनकार कर देते हैं, ये कहकर कि वो एक अमेरिकन नागरिक है और उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है इस चीज को लेकर। लेकिन सेक्रेटरी को पता है कि प्रोफेसर को इस बारे में अच्छी जानकारी है, एक वही है जो इस चीज को कैसे रोका जाए ये बता सकते हैं। लेकिन वो नहीं रुकते और अपना घर छोड़कर अमेरिका के लिए रवाना होते हैं। काफी मिन्नतों के बाद उसने कदम रोका और कहा कि ठीक है, जिसके बाद उसे एक मीटिंग में बैठाया गया, जहां पर प्रेसिडेंट के साथ कई और अधिकारी थे जो इस देश के बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं। हर किसी के चेहरे पर तनाव साफ देखा जा सकता है, क्योंकि अगर कोई देश जो सबसे ज्यादा इस चीज से प्रभावित हुआ है वो दक्षिण कोरिया है, क्योंकि वो नॉर्थ कोरिया का सबसे करीब में है, बाकी के देश दूर है। और जो माउंटेन है वो भी इनके पास में। रिसर्च के मुताबिक पता चला कि बैकडोंग वोल्केनो में करीब 4 लेयर है और सबसे भयानक चौथी लेयर है, जो अगर फट गई तो पूरा देश तबाह हो सकता है। और वो देश है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। प्रोफेसर को बोलने का मौका दिया जाता है। वो अपनी 3 साल की रिसर्च को मद्देनजर रखते हैं, उन्हें कुछ सुझाव देते हैं। अगर उन्हें इस वोल्केनो को बंद करना है तो उन्हें एक 60,000 किलोग्राम का विस्फोट करना होगा, जो सिर्फ एक न्यूक्लियर में ही होता है। और ऐसा करके वो उन सारे चेम्बर्स को जमीन के नीचे दबा देंगे, जिससे वो हमेशा के लिए बंद हो जाए। जब एक मिनिस्टर ने पूछा कि क्या वो चाइना के बॉर्डर के पास से इस न्यूक्लियर को फोड़ेंगे, तो प्रोफेसर ने कहा कि हाँ। और उनके हाँ कहते ही पूरे रूम में खलबली मचाती है, क्योंकि ऐसा करके वो वॉर की सिचुएशन पैदा कर देंगे। एक तरीके से ये गैर कानूनी भी है दुनिया के कानून के हिसाब से। सभी इस आइडिया को नकार देते हैं और उठकर चले जाते हैं। लेकिन बाद में प्रेसिडेंट प्रोफेसर को अकेले अपनी केबिन में बुलाते हैं, कहते हैं कि ठीक है, वो अपने देश के लिए कदम उठाने को भी तैयार है, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो वो सब कुछ गवा देंगे। हमारे पास न्यूक्लियर नहीं है, क्या तुम्हें कुछ आइडिया है कि हम कहां से उसे ले सकते हैं? प्रोफेसर ने कहा कि हाँ, हमें नॉर्थ कोरिया से मदद मांगनी होगी। अभी उनके देश में सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है। लेकिन प्रेसिडेंट का कहना था कि वो हमारी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि उनका हमारे साथ रिश्ते ठीक नहीं है। प्रोफेसर बोलता है कि अगर ऐसे काम नहीं बनेगा तो हमें कुछ उल्टा तरीका ढूंढना पड़ेगा, जो चोरी करना है। अभी हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका के साथ पीस डील साइन करी है, जिसमें वो अपने सारे न्यूक्लियर उन्हें दे देंगे। उससे पहले ही अगर हम उनके एक न्यूक्लियर फैकल्टी में घुसकर यूरेनियम को चुरा ले तो हम न्यूक्लियर बना सकते हैं और बाद में उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। प्रेसिडेंट इस चीज के लिए मान जाते, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। उन्होंने 2 टीम बुलाई, एक आधुनिक हथियारों से लैस टीम जो जाकर वहां सारे चुनौतियों से लड़ेगी, और दूसरी थी ओल्ड की टीम, जो कि बॉम्ब को बनाएगी, यानी कि यूरेनियम लेकर आएगी। और ये काम इतना भी आसान नहीं है। उन्हें किसी टॉप ऑफिशियल की जरूरत पड़ेगी, जो कि एक ही है, और वो अभी जेल में है, क्योंकि उसे जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें पता है कि वो किस जेल में है, यहाँ तक कि किस सेल में है। उसके दिमाग में हमें एक GPS लगाया हुआ था, इसीलिए पहले तुम वहां जाओ और उसे छुड़ाओगे, देन उसके बाद वो तुम्हारे साथ आगे का मिशन पूरा करेगा। दोनों टीम अब तैयार हो जाती है।
जो दूसरी टीम थी यानी कि ओल्ड की टीम, वो बहुत ही सुस्त और आलसी किस्म की थी, क्योंकि उन्हें ऐसे मिशन के लिए बहुत कम भेजा जाता है। लेकिन उनका काम है वहां जाकर उन्हें किसी तरह से जल्दी से यूरेनियम को हासिल करना। 3 घंटे बाद दोनों टीम ने उड़ान भरी, पहुंच गए कोरियन बॉर्डर में। वहां जाकर उन्होंने देखा कि आसमान में अभी भी वॉल्केनो की राख अपना कहर बरसा रही है। उसी के चलते जो इनका दूसरा प्लेन था उसका इंजन में राख घुस जाती है और आग लग गई, और इसके चलते वो धधकने लगा। जब ओल्ड ने देखा कि दूसरा प्लेन जल रहा है तो उसने फौरन अपने बेस पर कांटेक्ट करके इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब तुम्हें बाकी का काम करना होगा। इतने में अचानक से वो दूसरा प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें सारे के सारे सोल्जर मारे गए। ओल्ड ने जब इस हादसे को देखा तो उसकी तो होश उड़ गए, क्योंकि अब उनके पास कोई आधुनिक बल नहीं है। उन्हें जो कुछ भी करना है खुद करना होगा। बेस से पता चला कि उसे कमांडर के पास एक ब्लैक बॉक्स उठाना है, जिसमें उन्हें काम की चीज है उसे लेकर ही वहां से जाना है। ओल्ड ने वैसा ही किया। वो उस क्रैश साइट पर पहुंचा और कमांडर के पास से वो ब्लैक बॉक्स उठा लिया। इसके अंदर दरअसल मैप था जो उन्हें उस जेल तक लेकर जाएगा। उसे लेने के बाद अब ये लोग जेल के लिए निकल पड़े। ओल्ड ने जब अपनी टीम को देखा तो उसे डर भी लगा, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। उन्होंने आज से पहले सिर्फ दिमाग और हाथ चलाया, ना कि बंदूक। लेकिन अब क्या करे, वो तो बॉर्डर के इस पार आ गए, तो उन्हें काम तो करना होगा। जब ये सभी प्रिजन के अंदर पहुंचे तो वहां तो पहले से तबाही मची हुई है। जितने भी गार्ड थे सब के सब भाग चुके हैं, क्योंकि भूकंप के चलते सब कुछ तबाह हो चुका है। कैदी मारे गए। ओल्ड को लगता है कि शायद ली भी भाग गया होगा। लेकिन जब ये लोग उसके सेल के पास गए तो वो वहीं वो बैठा इनकी राह देख रहा था। ऐसा लग रहा है कि मानो इन्होंने जब उसे बताया कि इन्हें न्यूक्लियर चलाना है तो वो हंसना शुरू कर देता है, क्योंकि ये काम कोई मजाक नहीं है। लेकिन वो मान गया, कहा कि उसके हाथ खोलने होंगे ताकि वो तैयार हो सके। ओल्ड मान गया और उसे सिर्फ 10 मिनट दिया। अंदर जाकर ली ने अपना बाल ठीक किया और एक समझदार इंसान बन गया। उसने अपने सर में लगे जीपीएस को निकाल दिया। इस दौरान हम देखते हैं कि उसने बड़ी ही चालाकी से ओल्ड का पर्स भी चुरा लिया है, जिसमें उसकी बीवी की तस्वीर थी और वो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी है, जिसमें साफ पता चल रहा है कि वो बाप बनने वाला है। और ऐसे मौके पर उसे छोड़ कर आया है। जब ये लोग वापस ट्रक में आए तो ली ने उसका पर्स लौटा दिया। कहा कि अब तो वो मैप मेरे अंदर जा चुका है, तो हम लोगों को वही करना होगा जो मैं कहूँगा, क्योंकि मुझे तुम लोगों पर भरोसा नहीं है। कहीं तुम काम होने के बाद मुझे ऐसे मान ना दो। ओल्ड के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए उसकी बात माननी पड़ी। जब ये लोग नॉर्थ कोरियन आर्मी के कैंप तक पहुंचे, वहां से गार्ड को पहले ही हटा लिया गया, क्योंकि भूकंप के झटके से सब कुछ तबाह हो चुका है। जो कुछ भी बचे थे वो बंकर में छुप गए। ओल्ड फौरन एक्शन का प्लान बनाता है और इसमें उन्हें जरा सा भी देरी नहीं। पर पीछे खड़ा ली ने कहा कि इतना क्या सोचना, चुपचाप पावर सप्लाई काटो, जिससे वो अपने आप बाहर आ जाएंगे। अगर नहीं आए तो वहीं घुट घुट कर मारे जाएंगे। इन्हें उसकी बात ठीक लगी और इसीलिए ये लोग तुरंत अंदर गए और अपना काम शुरू कर दिया। पर दुश्मनों को खबर लग चुकी है, जिसके कारण मामला उल्टा पड़ गया। गोलियां चलने लगी, लेकिन सही समय पर इन्होंने पावर काट दिया। इससे वहां पर अंधेरा छा गया और इसी का फायदा उठाकर इन लोगों ने हमला तेज कर दिया और आखिर में जीत भी हासिल करी। इसके बाद ली उन्हें कंटेनर के पास लेकर गया। पहले तो ओल्ड को ये कोई जाल लगी, लेकिन असल में वो कंटेनर एक लिफ्ट थी जो 500 मीटर नीचे बने बंकर में जा। जहां पहुंच के जब लिफ्ट रुकी तो गेट खुला तो इन सभी के होश उड़ गए। वहां असल में नॉर्थ कोरिया के 6 इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल थी, यानी कि ऐसी मिसाइल जिसे कहीं होल्ड करने की जरूरत ही नहीं है। वो 7 ओशियन को पार करके किसी देश को गिरा सकती है। जैसे ही नॉर्थ कोरिया से सीधा अमेरिका, रशिया या फिर इंडिया में भी पल भर में वो पूरे देश को समाप्त कर सकती है। नॉर्थ कोरिया की ऐसी ताकत को देखकर ये सभी दंग रह गए। ओल्ड ने अपने एक साथी से फौरन रेडिएशन चेक करने को कहा। इसी में उन्हें जल्दी से ली को एक खंबे से बांध दिया ताकि वो कोई शरारत ना कर सके। सभी ने सूट पहना, अपने काम पर लग गए। इन्हें जल्दी से काम को पूरा करना है और यहाँ से निकलना है। ओल्ड की टीम ने मिसाइल की वायर को काटा, फिर उसके कोर यानी कि उसके दिल को बाहर निकाला और अपने साथ लाए एक डिवाइस में उसे डाल दिया। काम अब लगभग पूरा हो चुका है कि अचानक इन्हें कंपन महसूस हुई। बात कुछ ऐसी है कि उस वोल्केनो का दूसरा चैम्बर अब फट चुका है। इन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि प्रोफेसर ने इन लोगों को कुछ और टाइम दिया था, परंतु समय से पहले वो फट चुका है, जिसके कारण अब एक बार ये और भूकंप आया, जिससे कि ये बंकर भी हिलने लगा और ऑटोमेटिक डोर अपने आप बंद होने लगे। लेकिन ये 6 डिवाइस जो थे वो जाम हो चुके। ओल्ड की टीममेट ने कहा, हमारे पास 5 पहले से, इन्हें लेकर हम चलते हैं। लेकिन वो मिशन को अधूरा किए बिना तो नहीं जाने वाला। उसने अब उसे हथौड़े से वार करना शुरू किया। इससे रेडिएशन पैदा होने लगी। वहां ली भी चिल्लाकर कहता है कि जल्दी करो वरना सब यहीं मारे जाओगे। लेकिन ओल्ड किसी की नहीं सुनता। इतने में गेट बंद होने लगे और उसी समय ली ने उसके बीच से एक बॉक्स फेंक कर उसे बंद करने से रोक लिया। इन लोगों ने 6 कोर हासिल कर लिया है। अब वो उसे लेकर बंकर से बाहर आ गए। ली ने इन लोगों की जान बचा ली, इसीलिए ओल्ड उसे आजाद कर देता है। कहता है कि अब वो मैप मुझे दे दो। जब ली ने बताया कि वो मैप तो वो खा गया तो गुस्से के मारे ओल्ड ने उस पर बंदूक तान दिया। लेकिन उससे पहले ही वहां कोई तैनात था। ये थे
ये थी अमेरिकन आर्मी जो इन पर हमला करने लगती है। ये जहां जहां छुपते हैं वहां पर इनका सटीक निशाना लगाया जाता है। ली ने बताया कि उनके पास थर्मल सेंसर है, उसे हम जहां भी छुपेंगे हमारी हीट से वो पता लगा सकेंगे। ओल्ड ने दिमाग लगाया, वहां आग लगा दी जिससे उन्हें हर जगह पर सिर्फ एक जैसा ही व्यू आने लगा। इससे उन्हें छुपने का मौका मिल गया। थोड़ी देर बाद अमेरिकन आर्मी के कुछ सोल्जर और चीफ नॉर्थ कोरिया बेस पर पहुंचे। वही एम्बेसडर सीधा प्रेसिडेंट ऑफिस जाकर उन्हें धमाका शुरू कर दिया कि तुम ओल्ड की टीम को ऑर्डर दो कि हमें वो न्यूक्लियर सौंप दो, वरना तुम्हारे ऊपर हम इंटरनेशनल लॉ तोड़ने का आरोप लगाएंगे और ढेरों सैंक्शन लगाएंगे। प्रेसिडेंट अभी कुछ बोले, लेकिन अमेरिकन ऑफिसर के बर्ताव से साफ पता चल रहा है कि उन्होंने इनकी गर्दन पहले ही कस दी है। प्रोफेसर को भी अब पता चल चुका है कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए वो अपना बैग समेटे और वहां से निकल पड़े। इस बीच हमें पता चलता है कि ली और ओल्ड जिंदा बचे हैं उस टीम में और सबके सब मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी ओल्ड भी बेहोश है और उसके हाथ बंधे हुए। जब उसे होश आया तो उसने ली को किससे बात करते हुए सुना, जिसमें वो कह रहा है कि मैं जल्दी उस तक पहुंच रहा हूँ। ओल्ड ने फौरन उसकी बात काटी और बोला कि तुम धोखेबाज हो, तुम्हें अपने ही देश को धोखा दिया है। वो मुस्कुरा कर कहा कि मेरा देश, ये सिर्फ मैं अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ। मैंने इन सारे न्यूक्लियर वॉरहेड को एक आर्म्स डीलर को बेच दिया है ताकि किसी के हाथ कुछ भी ना लगे और मुझे मेरे पैसे मिल जाए। ये सुनकर ओल्ड भड़क गया और कहने लगा, तुम्हें सिर्फ अपनी बेटी की पड़ी है, वहां लाखों ऐसे बच्चों की जिंदगी का सवाल है जिनके ऊपर मौत की तलवार है। लास्ट चेंबर फटने में सिर्फ 17 घंटे बचे हैं। वो नहीं सुना और ट्रक को भगाने लगा और इस दौरान हमने वहां साउथ कोरिया में सेकंड चेंबर फटने लगता है। तबाही का एक छोटा सा मंजर हम देख, जब ओल्ड की प्रेग्नेंट बीवी अपने घर को छोड़कर अपने माँ बाप के घर जा रही है। बीच रास्ते में उसे भयंकर जाम मिला, हर कोई हॉर्न बजा रहा है, लेकिन अचानक उसी समय पर ब्रिज कांपने लगती है। पीछे जब लोगों ने मुड़कर देखा तो वो गिरना शुरू हो गया। दूसरी तरफ से एक विशाल सुनामी इनकी ओर बढ़ रही है और होशियाना ने फौरन भागने का फैसला किया। जितनी जल्दी हो सके उस ब्रिज से दूर हो गई, लेकिन उसके पीछे जितने भी लोग थे सब के सब मारे गए। उसने एक अमेरिकन दूतावास की बस को रोका। जब उन लोगों ने उसका नाम पूछा तो उसमें उसे बैठा लिया गया। दरअसल आर्मी चीफ ने ओल्ड से वादा किया था कि अगर वो इस मिशन पर चली जाएंगे तो वो उनकी पत्नी को किसी सेफ जगह पर भेज देंगे जहां वो उसका आने वाला बच्चा दोनों सेफ होंगे। ये बातचीत पहले हो चुकी है, इसीलिए उसे बैठा लिया जाता है। उस बस में प्रोफेसर भी थे, लेकिन जब उन्होंने होशियाना को देखा तो उसे नजरें फेर ली ताकि बात ना करना पड़े। वहां दूसरी ओर जब वो सूसू के लिए रुका तो ओल्ड ने बुलेट शेल से स्क्रू को खोलने की कोशिश की ताकि वो आजाद हो सके, लेकिन ली को इस बात की भनक लग गई। वो इतनी आसानी से उसे जाने नहीं देगा। ओल्ड भी उसे कम चालाक नहीं था, उसने तब तक स्क्रू से काफी हद तक वो खोल लिया था। लेकिन जब गेट खुला तो ली ने उसे फिर से याद दिलाया कि जो कुछ भी वो करने की कोशिश कर रहा है उसे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लेकिन तब तक देर हो गई क्योंकि ओल्ड ने स्क्रू खोल लिया था और अब वो आगे ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ गया और ट्रक को भगाने लगा। पीछे गेट खुला ही रह गया जिसमें से ली लटक गया था। उसने पूरी जान से गेट को पकड़ा क्योंकि वो किसी भी हाल में इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकता। ली ने जान लगाकर खुद को ट्रक के अंदर कर लिया। अब दोनों ही अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ने लगते हैं, लेकिन इसी अफरा तफरी में कब ट्रक रोड से उतर गई और जंगल में चली गई इन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन आर्म होने की वजह से उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, वो बच गए। पर ओल्ड को मालूम है कि वो अब नॉर्थ कोरिया में फंस चुका है, किसी भी हाल में यहाँ तो मरना नहीं चाहता। तो वो कहता है कि प्लीज उसे यहाँ से बाहर निकालो। उसने ली से भीख तक मांग ली, पर ली के पास अब कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ एक ही चीज वो कर सकता है, जितनी जल्दी हो सके वो उस वोल्केनो तक पहुंचकर इस न्यूक्लियर वॉर को फोड़ दे ताकि आने वाला मुसीबत टल जाए। दोनों पैदल उस बॉक्स को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, पर उसी समय ली को वहां एक बुलक कार्ट नजर आई जो देखकर उसकी आंखों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उसने फौरन उसे अपने कब्जे में जमा लिया और बेचारा ओल्ड उसे घसीटता हुआ आगे ले जाने लगा, किसी बैलगाड़ी की तरह। उसे तो किसी भी तरह करके इस मिशन को पूरा करना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। बीच रास्ते में ली ने उसे उसके बच्चे के बारे में पूछा तो वो हैरान था कि अरे इसे कैसे पता। तो उसने बताया कि उसने उसके वॉलेट में फोटो देख ली है, पर यह जान ना सकी वो लड़का है या फिर लड़की है। क्या तुम बता सकते हो? ओल्ड ने इनकार कर दिया तो ली ने उसे पूरा रास्ता ताना मारते हुए जाता रहा। इधर जो बस में अमेरिकन नागरिकों को लेकर जा रही थी वो पोर्ट तक पहुंच चुकी है। हर कोई अपनी डॉक्यूमेंट दिखा रहा है। प्रोफेसर के पास अमेरिकन पासपोर्ट होता है, इसीलिए उसे जाने दिया जाता है। लेकिन जब बारी आई होशियाना की, उसे वहीं रोक दिया गया। अभी तक उसकी नागरिकता मान्य नहीं है सरकार के द्वारा, इसीलिए उसे यहीं रुकना होगा। हालांकि वो रुकना तो चाहती है, लेकिन उसे ये लग रहा है कि उसका पति कहीं बाहर गया मिशन के लिए, तो वो भी वहीं चली जाएगी। पर अचानक उसी समय ज्वालामुखी फिर से फटा, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई और जो लोग वहां से बाहर थे वो बैरिकेड को तोड़कर अंदर घुस आए। हालांकि सोल्जर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने उसे शूट करके उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन जान से ज्यादा कीमती कुछ नहीं होता। उनके अंदर अब डर खत्म हो चुका है। उनके बीच में होशियाना अकेले रह गई। जिस चीज को देखकर प्रोफेसर का दिल पिघल गया, वो उसे अपने साथ चलने को कहता है। इस झटके में उन्होंने उसे ये भी बता दिया कि ओल्ड असल में नॉर्थ कोरिया में है।
ये सुनते ही होशियाना के होश उड़ गए और उसने यहाँ से जाने से मना कर दिया क्योंकि अब वो अपने पति का इंतजार करेगी। प्रोफेसर को उसके आगे हार माननी पड़ी और वो भी वहीं रुक गए। वहीं दूसरी ओर पूरे दिन चलने के बाद ओल्ड को तेज भूख लगी है, इसीलिए वो ग्रोसरी स्टोर पर पहुंचा जहां उन्हें खजाना मिल गया, यानी कि एक कोल्ड ड्रिंक और एक कैन जो अभी उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। लेकिन खजाने को लूटने के लिए चोर आ गए, यानी कि अमेरिकन्स। वो इन पर शूट करने लगते हैं, लेकिन एक लेडी सोल्जर जो ली की दोस्त थी वो वहां आकर इन्हें बचा लेती है, बस में बैठा लेती है और फिर से भागने लगती है। लेकिन जब ये ब्रिज पर पहुंचे तो वो ब्रिज 2 हिस्सों में बंटना शुरू हो गया। पर अमेरिकन्स को अभी भी खुद की जान की फिक्र नहीं थी। उन्हें तो ये तक नहीं पता कि जिस क्रेट के आसपास वो गोली चला रहे हैं उसके अंदर 6 न्यूक्लियर वॉरहेड है। अगर वो फट गया तो कोई नहीं बचेगा। पर उस लेडी ड्राइवर की काबिलियत के चलते ये लोग उन्हें चकमा दे देते हैं और खुद की जान जैसे तैसे बचा लेते हैं। सुबह जब हुई तो ये लोग शहर और माइन के बीच वाले रास्ते पर आकर रुक गए। ओल्ड को माइन 9 में जाना था जहां वो उस न्यूक्लियर का इस्तेमाल करे, क्योंकि वहीं से वो माउंटेन सबसे करीब में है। लेकिन वहीं दूसरी ओर ली, जिसे अपनी बेटी को बचाने के लिए, उसे एक अच्छी जिंदगी देने के लिए उन न्यूक्लियर को आर्म डीलर को बेचना था ताकि वो उसके साथ और देश में जाकर सेटल हो सके। दोनों एक कठिन मोड़ पर खड़े थे। ओल्ड की आंखों में आंसू था क्योंकि वो अपने देश को ऐसे खत्म होते नहीं देख सकता। ली के पास भी अपना एक मतलब था, पर वो देश से बड़ा नहीं था, इसीलिए उसने उसे जाने दिया और खुद गांव की तरफ मुड़ गया। अब उसके पास मैप तो है नहीं और इसीलिए उसने उसे माइन 9 का छोटा सा नक्शा बना दिया ताकि वो उसकी मदद से वहां तक पहुंच सके। बीच रास्ते में जब ओल्ड होता है तो उसके पास चीफ का कॉल आया, जिन्होंने एक सनसनीखेज खुलासा किया कि अब डेटा सेंटर में माइन 9 पर नहीं बल्कि माइन 7 पर है। पर उसके पास तो माइन 9 का मैप है और इसीलिए फौरन उसने कार को मोड़ा और ली का पीछा लगा दिया। इस दौरान ओल्ड की बात उसकी पत्नी से भी हुई जो प्रोफेसर के साथ थी। वो उस पर बहुत चिल्लाती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा था, लेकिन अभी ओल्ड के पास समय नहीं है इन सब बातों का। उधर दूसरे सीन में जब ली गांव में पहुंचा तो वहां सब कुछ तबाह हो चुका है। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ तबाही थी। उस तबाही में उसे अपनी बेटी बैठी दिखी मिली। जब वो उसके करीब गया उसने उसे गुस्से भरी नजरों से देखा, उसके हाथ में काट लिया। दरअसल वो उससे नाराज, वो उसके साथ नहीं था जब वो लोग परेशान थे। यहाँ पर जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ रहे थे। इतने में वहां पर वही आर्म डीलर आ गया जिनसे गुप्त तरीके से ली ने डील की थी। लेकिन अब जब वो उसके पास नहीं है तो बॉस उसे एक गोली मार देता है। कहता है कि उसे अभी किसी भी हाल में वो चाहिए। लेकिन तभी वहां पर अमेरिकन आर्मी आ गई क्योंकि वो लोग पहले से ली का पीछा कर रहे थे। दोनों तरफ से गोली चलने लगी, लेकिन तभी एंट्री हुई ओल्ड की, जिसकी कार के पीछे न्यूक्लियर डेटोनेटर को देखकर सभी ने कहा, अरे गोली चलाना बंद करो। ओल्ड बाहर निकला और उसके पास बॉस आया, लेकिन जब उसने देखा कि वो न्यूक्लियर पे तो टाइमर फिक्स है, उसके होश उड़ गए। सभी दम दबाकर वहां से भाग निकले क्योंकि कोई नहीं चाहता कि वो एक ऐसी भयानक मौत मरे। दरअसल ओल्ड ने सभी को बता दिया कि जब एक बारी टाइमर फिक्स हो जाता है तो डेटोनेटर पर वो चेंज नहीं हो सकता, ना ही बंद होगा। उसने वही टाइमर लगाया और उस पर जिस टाइम पर वो अगला चेंबर फटेगा। उसके जाने के बाद वो घायल ली के पास आया, कहा कि मुझे माइन 7 का मैप चाहिए, बाकी कुछ देर में मेरे आदमी यहाँ पर तुम्हें और तुम्हारी बेटी को लेकर चले जाएंगे। पर ली ने इनकार कर दिया कि वो खुद भी जाना चाहता है। उसने अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरा, कहा कि शायद अब वो जो करने जा रहा है उसे हमेशा उसे अपने पिता पर गर्व रहेगा। इस दर्द भरी जुदाई के साथ वो वहां से निकल गया। बीच रास्ते में ओल्ड के पास होशियाना का कॉल आया, जिसे पता चला कि अब वो क्या करने जा रहा है। ये दोनों ही ज्वालामुखी तक पहुंच गए जहां के गोले आसमान से गिर रहे थे। जैसे तैसे करके ये लोग माइन 7 तक पहुंचे, लेकिन लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। इसीलिए ली ने कहा कि हम इसे रस्सी से बांध देंगे और नीचे जाते ही काट देंगे, जिससे ये नीचे चली जाएगी। और जैसे ही लिफ्ट का गेट बंद हुआ, ली भी उसके अंदर बंद हो गया। उसने ये जानबूझकर किया। उसका कहना था कि उसने कभी किसी को मौका दिया है ये कहने का कि उन्हें मुझ पर नाज है, फिर चाहे उसका देश हो या फिर उसका खुद का परिवार। दोनों की आंखों में आंसू थे। ली बस बार बार ये कहता है कि उसकी बेटी को अनाथ मत होने देना, उसका हमेशा ख्याल रखना। तुम्हारे भरोसे मैं उसे छोड़कर जा रहा हूँ, अब उसे हीरो बनने दो। इतना कहकर उसने रस्सी खोल दी और वो सीधा नीचे जा गिरा। एक सही जगह पर उन वॉरहेड को लगा दिया। उन्हीं के सहारे बैठकर मौत का इंतजार करने लगा। ओल्ड को मजबूरन वहां से भागना पड़ा। जब वो बाहर आया तो धमाका हो चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे, खुद के लिए नहीं बल्कि ली के लिए, क्योंकि उसने जो किया वो बहुत बड़ी चीज थी। अब प्रोफेसर ने जब मीटर को स्थिर होते हुए देखा तो वो समझ गया कि ओल्ड ने अपना काम कर दिया। सभी बहुत खुश हुए कि वो अब इस आपदा से मुक्त हो गए हैं, जिसके बाद उन्होंने अपने शहर को फिर से बनाना शुरू किया। ओल्ड ने अपना वादा निभाया और ली की बेटी को गोद ले लिया, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो ये कमाल की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।